वेलकम टू चैनल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। जैसे कि अभी आप लोग का जो टीआरई 3 और एस्टेट का मैं आपका यहाँ पे क्लास चला रहा हूँ, तो जितने भी लोग हैं पहले तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से जल्दी। आज ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो भी आपका एनसीईआरटी का सीरीज जो आपका चल रहा है, मैं एनसीईआरटी का सीरीज यहाँ पे चला रहा हूँ। अभी जो चल रहा है दोस्तों वो ज्योग्राफी का क्लास चल रहा है, ठीक है। तो ज्योग्राफी में ऑलरेडी एक क्लास मैंने पढ़ा दिया था, क्लास 9 का जो ज्योग्राफी अभी चल रहा है, तो ये क्लास 2 होने वाला है। देखिए एनसीईआरटी क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं आज अभी कुछ सैंपल दिखाना चाहता हूँ। कल मैंने आपका क्लास 9 का चैप्टर 1 यहाँ पे क्लियर कराया है, ठीक है। तो क्लास 9 का चैप्टर 1 से ही देखिएगा तो मात्र 3 सवाल यहाँ पे आपको टीआरई में डायरेक्ट टू डायरेक्ट कल के क्लास नहीं, आपको 20 मिनट के क्लास में आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे ही अगर क्या आप देखिए, मैं एक आपको पेपर दिखाना चाह रहा हूँ। अगर आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये पेपर आपका 6 to 8 एसएसटी का पेपर है, ठीक है। इसमें ज्योग्राफी सेक्शन का मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। आपको पता होगा ज्योग्राफी से यहाँ पे 40 सवाल पूछे गए थे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पहला ही सवाल आपका देखिए यहाँ से क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पूर्वी देशांतर और सबसे दक्षिणी देशांतर है। और कल ही के क्लास में मैंने ये बहुत ही बेहतरीन से आपको ये चीज़ बताया था कि भारत का जो विशाल स्थिति है, मुख्य भाग से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर में और 97 डिग्री 25 मिनट यहाँ पे पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। और सेम टू सेम यही देखिए आपका यहाँ पे टीआरई में पूछा गया है कि आपका पूर्वी देशांतर और दक्षिणी देशांतर क्या है। हू बहू जो मैंने अभी बताया है आपको, वही चीज़ यहाँ पे देखिए 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में और 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में यहाँ पे ना, मतलब डिट्टू यहाँ पे छप दिया है। ये तो एक हुआ। अब देखिए अगला सवाल प्रश्न यहाँ पे, अगला प्रश्न यहाँ पे जैसे कि देखिए यहाँ पे बताया गया कि इनमें से कौन सा कथन सही है। मैंने कल ही आपको ये चीज़ बताया है। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या बताए हैं मैं। जैसे ही यहाँ पे आइएगा तो मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि भारत का जो क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। मैं ये बताया था चीज़ क्लास 1 में अगर के देखे होंगे वीडियो, और सेम टू सेम वहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया गया इनमें से कौन सा सही है। मैं एक दिया गया है कि भारत का भूमि का क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। 1 मिलियन में 10 लाख, तो 3.2 मतलब लगभग वहाँ पे 32 लाख यहाँ पे हो गया किलोमीटर। दे दिया एकदम सेम टू सेम छाप दिया। और दूसरा बात यहाँ पे हम एकदम सेम टू सेम आपको बताए थे कि बबुआ मेरे देखो यहाँ पे लिखल है कि स्थल सीमा रेखा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है, ठीक है। मैं ये चीज़ बताया था। और सेम टू सेम यहाँ पे ऑप्शन में देखिए क्या लिखा गया है कि भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितना है, 15,200 किलोमीटर। ये चीज़ बता दिया। और साथ ही साथ में मैंने बताया था कि भारत का जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री है। तो देख लिया एकदम सिंपल, एकदम जो मैंने नोट्स में आपने दिए हैं वही नोट्स में यहाँ पे छपे हैं। 20 मिनट के क्लास में यहाँ पे 2 सवाल आपको देखने को एकदम हू बहू सेम टू सेम मिल गई। अभी मैं आगे जैसे जैसे पढ़ाते जाऊंगा ना, आपको दिखाते चलूंगा। 40 नंबर हम बोल रहे हैं कि 35 प्लस सवाल डायरेक्ट एनसीईआरटी एससीईआरटी यानी मेरे नोट से छपे हैं एकदम। मैं आपको जैसे जैसे पढ़ाते जाऊंगा एनालिसिस भी कराते जाऊंगा। जो भी लोग मतलब शक करते हैं कि हमको क्या पढ़ना चाहिए, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका एनसीईआरटी एससीईआरटी या एनसीईआरटी और साथ में मेरे नोट्स का कितना बड़ा योगदान और कितना बड़ा महत्व है। मैंने कल का वीडियो 20 मिनट का ही चैप्टर 1 का वीडियो केवल बनाया है। उसमें से मैंने 3-4 सवाल आपको सामने तो अभी दिखा दिया है कितना सवाल यहाँ से पूछे गए हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ जो मैंने हम पढ़ा रहे हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ा रहे हैं। अभी देखिए आज जो मैं यहाँ पे चैप्टर चालू करने वाला हूँ आपका यहाँ पे क्लास 9 का ये है एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2। इसका नाम है ज्योग्राफी का ये चैप्टर है भौतिक स्वरूप, संरचना और ऊंचाई। अब इसमें से जैसे ही आइएगा ना, यहाँ पे देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे आइएगा बहुत सारा यहाँ पे सवाल आपको दिखाता हूँ। पहले ये आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चंस पेपर है। यहाँ पे देखिएगा नर्मदा नदी के बारे में आपसे सवाल पूछा गया है कि दक्षिण भारत में नदियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। और जैसे ही नोट्स में आइएगा तो नोट्स में यहाँ पे नर्मदा नदी के बारे में बिल्कुल यहाँ पे मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखे हुए हैं कि जो ताप्ती नदी है वो सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है, तथा जो नर्मदा नदी है वो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में बैठती है। और सेम टू सेम वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है कि नर्मदा नदी सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है, ये तो हटा दीजिए। यहाँ पे दिया गया है कि ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है और जो
ताप्ती नदी के बारे में ये, और नर्मदा नदी जो है विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में गुजरती है। एकदम हूबहू ये दे दिया है, तो यानी कि यहाँ पे आपका जो आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। देख रहे हैं किस तरीका से मैंने लाइन टू लाइन मेरे नोट से छपे हुए हैं सवाल। मैं झूठ नहीं बोल रहा, किसी बहुत सारे बच्चे लिए होंगे जो नोट्स, आप नोट्स खोल कर दिखा लीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट सवाल पूछा गया था कि सिंधु और सतलज के बीच में स्थित हिमालय को क्या कहा जाता है। और सिंपल एकदम, बस जैसे ही नोट्स उठाइए और देखिए मैं यहाँ पे दिया हूं कि नहीं दिया हूं। हिमालय का वर्गीकरण की सीमा में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सिंधु एवं सतलज नदी के बीच में जो स्थित है उसको पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय बोला जाता है। देखिए, और यही सवाल पूछा गया है आपसे। यहाँ पे देखिए सवाल क्या पूछा गया है कि सिंधु और सतलज के बीच में कौन सा स्थित है, तो कश्मीर हिमालय और पंजाब हिमालय ये दोनों स्थित है। तो आपका उपयुक्त में से एक से अधिक आपका एकदम तुरंत यहाँ पे राइट टू राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला सवाल जैसे ही देख लीजिए। अगला सवाल क्या दिया गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा निवासित नदी द्वीप कौन सा है। और सिंपल जो अभी चैप्टर नंबर 2 9th क्लास में देखिएगा, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे माजुली, जब ब्रह्मपुत्र आप पढ़िएगा तो यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीका से मैंने लिख रखे हैं। एक सेकेंड मैं आपको खोज कर दिखाता हूँ कि किधर यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा नदी इस मैदान के मध्य से गुजरती है और इस नदी के बीच में स्थित माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। सेम टू सेम आपका यहाँ पे सवाल आ गया है कि यहाँ पे बोल रहा है ब्रह्मपुत्रा नदी का सबसे बड़ा निवासी द्वीप कौन सा है, तो माजुली द्वीप यहाँ पे जो कि असम में स्थित है आपका है। अभी ही मैंने मात्र 2 क्लास में 6 क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम आपका लड़ा दिया। लगभग 15% यहाँ पे सवाल मैंने आपको सेम टू सेम 2 क्लास में ही लड़ा दिया। अभी 2 क्लास हुआ भी नहीं है, अभी तो आज का मैं क्लास लूँगा। इसलिए मैं बोलता हूँ ना कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना शिद्दत से बस केवल आप उसको पढ़ते जाइए। भले कुछ और टाइम नहीं मिल रहा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत बच्चों का सिलेक्शन मेरे पास से हुआ है बाबू, मैं बताऊंगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि मैं फेंकता नहीं हूं, आपको मैं साक्ष्य के रूप में यहां पे दिखा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं, बहुत सारे के पास अभी नोट्स होंगे, वहां से पलट कर देख लीजिए। ठीक है, आई थिंक कि आप इस क्लास का अहमियत समझ जाएं कि इसमें मैं क्या चीज़ पढ़ा रहा हूँ और कितना इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आशा करता हूँ बातें समझ गए होंगे। अब हम यहाँ से अपना क्लास स्टार्ट करेंगे। आज का जो क्लास है क्लास 9 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 आपका यहाँ पे क्लास है, जो कि जिसका नाम है भौतिक स्वरूप, संरचना एवं ऊंचावच। ठीक है, देखिए पहला जो पॉइंट इस बुक्स में दिया गया है कि प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण भूपट्टी कई प्लेटों में विभाजित है और तथा भारत का प्रायद्वीपीय इसी पठार का हिस्सा है। प्लेट विवर्तनी की बोलता है बाबू कि जो भी मतलब पृथ्वी है ये कई प्लेटों में विभाजित है। जब आगे क्लास 11 में पढ़िएगा तो इसके बारे में थोड़ा और डिटेल से पढ़िएगा। ये जो अगर के प्लेट है कि अलग अलग प्लेटों में विभाजित है, यही प्लेट विवर्तनी की है और भारत भी इसी प्रायद्वीपीय का भाग है। बस सिंपल ये समझ लीजिए। जो प्लेट विवर्तनिकी का यानी कि प्लेट टेक्टोनिक का जो ये सिद्धांत दिया था टूजो विल्सन ने 1905 ईस्वी में किया था, किंतु इस सिद्धांत को सर्वप्रथम WJ मॉर्गन ने 1967 ईस्वी में प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परपट्टी 6 बड़ी प्लेटें और 9 छोटी छोटी प्लेटों में विभाजित है। ये चीज़ याद रखिएगा। अब ये जो भी मैंने 9 और 6 15 के बारे में बताया, 15 चीज़ क्लास 11th का जब मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा ज्योग्राफी, उसमें एक एक चीज़ को बताऊँगा क्या है दक्षिणी अमेरिका का प्लेट क्या है, ये सारा चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी जो अभी ओवरव्यू है यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। अगला पॉइंट है कि प्रायद्वीपीय पठार भूपट्टी के सबसे पुराने भागों में से एक है। यह वह खंड है जो पृथ्वी के प्रथम ठोस हुए धरातल का प्रतिनिधित्व करता है। अगर कि आपके पूछेगा कि पृथ्वी पर सबसे पहले ठोस धरातल का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो याद रखिएगा वो है प्रायद्वीपीय पठार। सवाल इस तरीका से पूछेगा। तथा पृथ्वी, कभी कभी सवाल ये भी पूछ देता है आपसे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुआ था। तो पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुआ था लगभग 5 वर्ष पूर्व में यहाँ पे उत्पत्ति हुआ था। और साथ ही साथ इसको 4 युग में बांटा जाता है, 4 महाकल्प में बांटा जाता है। याद रखिएगा, कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि पृथ्वी का आयु की गणना के लिए कितने आयु में उसको महाकल्प में बांटा जाता है, तो 4 महाकल्प में बांटा जाता है। 4 कौन कौन सा है? अजैविक, पूरा जीव या प्रारंभिक, मध्य जीव या द्वितीय और नूतन जीव इसको बोला जाता है। देखिए ये जो मैं सीरीज करा रहा हूँ ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका कोई भी एग्जाम हो, वनडे एग्जाम, ना ही आपका केवल मास्टरी का एग्जाम हो या स्टेट का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, BSSC हो, SSC हो, रेलवे हो, कोई भी वनडे एग्जाम हो जिसमें ऑब्जेक्टिव के रूप में सवाल पूछा जाता है, उसके लिए संजीवनी है। संजीवनी, आप लोग ये बात समझ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सवाल ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि महाकल्पों में से किसका ड्यूरेशन सबसे ज़्यादा था। तो याद रखिएगा
पूर्व कैम्ब्रियन जो युग था उसका अवधि सबसे ज़्यादा था। यह पृथ्वी के उत्पत्ति से लेकर लगभग 55 करोड़ वर्ष पहले समाप्त हुआ है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। भारत 20 करोड़ वर्ष पूर्व सुदूर दक्षिण में था, जो गोंडवाना लैंड का भाग था। आपको पता है जो ये प्लेट टेक्टोनिक बोलता है कि ये जो मैंने बताया कि 6 प्लेटों में, बड़ी प्लेटों में और 9 छोटी छोटी प्लेटों में विभाजित है, ये बोलता है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। इसी में इसका जो भारत भाग है वो गोंडवाना लैंड का भाग था। इसका बहुत डिटेल में 11th क्लास के जब मैं पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा आपको। इसी गोंडवाना लैंड में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका क्षेत्र शामिल थे। याद रखिएगा, ये सवाल आपसे पूछ सकता है कि गोंडवाना लैंड में कौन कौन सा यहाँ पे चीज़ शामिल था। तो याद रखिएगा भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका चीज़ यहाँ पे शामिल था। अगला पॉइंट आता है यहाँ पे कि पूरब में भूमंडल पर केवल एक ही भूखंड था जिसे पैंजिया कहा जाता है। ठीक है, पैंजिया के बारे में 11th क्लास में बहुत बेहतरीन तरीका से पढ़ना है। पैंजिया था, बताया ऐसा जाता है कि जो अभी महादेश आप अलग अलग जैसे एशिया महादेश, यूरोप महादेश देखते हैं तो ये बोलता है कि एक बहुत समय पहले यहाँ पे एक ये अलग अलग नहीं थे, ये सारे मिलाकर इसको पैंजिया कहा जाता था, यानी कि पैंजिया द्वीप था। ठीक है, बाद में इसमें विभाजित होते गया, बढ़ते गया, किस तरीका से बढ़ा, क्या कारण था, ये सब आगे हम बताएंगे। ठीक है, अब इसी पैंजिया द्वीप के उत्तरी भाग को अंकारा लैंड और दक्षिणी भाग को यहाँ पे गोंडवाना लैंड बोलते हैं। यही गोंडवाना लैंड भारत का, मतलब गोंडवाना लैंड का ही भाग भारत है। ठीक है, इसके मध्य में तेथिस सागर था और प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का अंश है। वास्तव में यही भाग भारत की आधार भूमि बनी। न गोंडवाना लैंड होता न भारत नहीं भी होता, तो इसीलिए बोला जाता है कि भारत का जो आधारभूत भूमि है वो है गोंडवाना लैंड। ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट जो है, हिमालय के ऊपर उठने तथा इसके दक्षिण में तेथिस के शेष भाग के नीचे मुड़ने तथा उनके अवसादों के निक्षेप के कारण एक बहुत बड़ी द्रोणी बेसिन का निर्माण हुआ, जो भारत का विशाल मैदान कहलाता है। विशाल मैदान अगर के हम आपको आगे में भी पढ़ना है और अभी अगर के हम दिखाना चाहें, ये जिसे जो ये मैदान आपको दिख रहा है ये भारत का मैदान हुआ है। ठीक है, अगला आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह उच्च पर्वतीय भूमि का अवशेष है, जबकि लक्षद्वीप का निर्माण प्रवाली निक्षेप के द्वारा हुआ है। आपसे पूछा जाएगा कि लक्षद्वीप का निर्माण कैसे हुआ है, तो प्रवाल के द्वारा वो उसको निर्मित हुआ है। तो याद रखिएगा लक्षद्वीप का निर्माण प्रवाल निक्षेप द्वारा हुआ है, और जबकि यहाँ पे अंडमान निकोबार का उसमें से जो उच्च भूमि पर्वतीय भूमि का अवशेष थे उसके द्वारा उसको निर्माण हुआ है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अगला आता है कि भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 11% भाग पर्वतीय भाग है, 11%, तथा 28% जो है वो पठारी क्षेत्र है और 18% जो है वो पहाड़ी क्षेत्र है। बाकी 43% जो भाग है मित्रों वो है आपका मैदानी भाग। जैसे कि अगर के आप यहाँ पे अगर के मैप में देख रहे होंगे तो सबसे ज़्यादा जो मैदानी भाग आपको नज़र आ रहा होगा ये चीज़। ठीक है, आते हैं अगला पॉइंट की तरफ में। अगला पॉइंट है कि हिमालय पर्वत के पामीर से निकलकर पूरब की ओर जाता है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत जो है पामीर का पठार है उसके पूरब से निकलकर यहाँ पे आगे की ओर बढ़ता है। जब हिमालय में पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे आपको ये हिमालय रेंज के बारे में बताते चलूँगा, जो ये हिमालय आपको नज़र यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे पॉइंट में जैसे ही आइएगा यहाँ पे आपका पॉइंट दिया गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी को पार करने के उपरांत दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। यहाँ से ये पटकोई के जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, नागा जो नागालैंड में पड़ता है, तथा मणिपुर तथा लुसाई जो कि मिजोरम पहाड़ियों के नाम से भी विख्यात है, लुसाई पहाड़ी, इसे पूर्वांचल की पहाड़ी भी कहा जाता है। यानी कि देखिए ये बात बोल रहा है, मैं कहीं पर डाउनलोड करके रखा था हिमालय रेंज के बारे में। देखिए यहाँ हिमालय रेंज यहाँ से अगर के समझना चाहें जैसे ही हिमालय रेंज अगर के आपको ये नज़र आ रहा होगा तो जो ये हिमालय रेंज है दोस्तों, यहाँ से जो ये चीज़ निकलती है, निकल कर यहाँ से जो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में जाकर मुड़ती है हिमालय, तो उसी के बारे में यहाँ पे बातें हो रही हैं कि जब ब्रह्मपुत्रा को पार करते हुए दक्षिण की ओर जब हिमालय मुड़ती है तो उसके बाद इसको पटकोई की पहाड़ियाँ, नागा की पहाड़ियाँ, मणिपुर की पहाड़ियाँ, लुसाई की पहाड़ियाँ या पूर्वांचल की पहाड़ियाँ के नाम से जाना जाती है। एक्चुअल में है ये हिमालय ही, लेकिन इसको समय के साथ और मतलब भौगोलिक स्थिति के साथ में इसका नाम बदलते जाता है। ठीक है, अगला यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, तथा यहाँ कई प्रसिद्ध दर्रे भी हैं, यानी पास हैं। जम्मू कश्मीर से जोजिला और बुर्जिल दर्रा, ये याद रखिएगा, बहुत ही VBI है, पूछता है जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है आपका जम्मू कश्मीर में। ठीक है,
अगला आता है हिमाचल प्रदेश में बड़ा लाचा दर्रा और तथा सिपकिल्ला दर्रा, और उत्तरांचल में जो होता है थांगला दर्रा, तथा सिक्किम में जो है नाथुला दर्रा और जयलेपला दर्रा प्रमुख हैं। ये दर्रा जो मैंने बताया बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब मैं स्टैटिक का क्लास पढ़ाऊंगा तो ये सब सारे चीज़ों को एक जगह करके आपको दे दूंगा कि वहाँ पे कोई आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आते हैं अगला पॉइंट की तरफ। यहाँ पे नर्मदा नदी के बारे में, नर्मदा नदी के बारे में बोल रहा है कि नर्मदा नदी संपूर्ण पठारी क्षेत्र को 2 बराबर भागों में बांटती है। यानी कि जो भी पठार है यहाँ पे नर्मदा नदी के, अगर के मैं यहाँ पे पिक्चर दिखाना चाहूँ, आई थिंक ये देखिए नर्मदा नदी, ये जो नर्मदा नदी है दोस्तों, ये पठारी भाग को 2 बराबर भागों में बांटती है, क्योंकि यहाँ से अमरकंटक से निकल कर, यहाँ पे अगर नजर आ रहा होगा, अमरकंटक से निकल कर जाके यहाँ पे गल्फ ऑफ खंबात की खाड़ी में ये गिरती है। ठीक है, जैसे ही आगे देखिएगा आपका यहाँ पे दिया गया है सतपुड़ा के दक्षिण में तापी नदी की घाटी है। अब यही सवाल आपको डायरेक्ट यहाँ पे टीआरई के पेपर में आपको देखने को मिला था ऑप्शन में कि सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है। ठीक है, अगला जो आता है कि नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच संकीर्ण कछारी मैदान का निर्माण करते हैं। अब ये दोनों नदियाँ भ्रंश से होकर बहती है, याद रखिएगा, भ्रंश से होकर बहने वाली 2 नदी कौन है, नर्मदा और ताप्ती। ये दोनों नदियाँ जो है ये आपका डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, भ्रंश यानी एस्चुअरी। ठीक है, इस पठारी क्षेत्र के उत्तरी सीमा पर विंध्याचल पर्वत है तथा पश्चिम और पूर्व की में कई पहाड़ियां हैं। ठीक है, अब पश्चिमी घाट पर्वत सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, और पश्चिमी घाट का जो मैक्सिमम पार्ट पड़ता है वो आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। ये चीज़ आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर 3 दर्रे हैं, यानी कि पश्चिमी घाट का, यानी कि महाराष्ट्र की बात हो रहा है, जिसमें थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट के नाम से ये जाना जाता है। ये सारा VVI है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगला आता है पूरब में पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ अत्यधिक कटी छटी हैं। यहाँ की पहाड़ियों को काटकर महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ बहती है। इस जो है सह्याद्री को काटकर यानी कि पार करती है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, और उपजाऊ मैदान का यहाँ पे निर्माण करती है। पूर्वी घाट के प्रमुख पहाड़ियों में उड़ीसा का महेंद्रगिरी पहाड़ी, अगर के आप भारत का मैप देखिएगा तो यहाँ पे, अगर के हम इंडिया के मैप आपको दिखाना चाहें तो जैसे ही यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे उड़ीसा के बारे में बता रहा है कि उड़ीसा का जो है यहाँ पे महेंद्रगिरी, याद रखिएगा, उड़ीसा का जो पूर्वी घाट का है महेंद्रगिरी, आंध्र प्रदेश का नल्लामलाई, पालकोंडा और वेलिकुंडा यहाँ पे है, कहाँ का, आंध्र प्रदेश का ही, तथा तमिलनाडु का अन्नामलाई, पचामलाई और सेवराय पालनी की पहाड़ियाँ, वेलगिरी की पहाड़ियाँ यह उल्लेखित है। आपसे डायरेक्ट पूछता है सवाल, कैसे सवाल पूछता है मैं एक बार आपको बता देता हूँ। आपसे सवाल पूछेगा कि शिवराय की पालनी की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, याद रखिएगा वो तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, अब आते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट में यहाँ पे दिया गया है कि कच्छ के रण का मैदानी समुद्री निक्षेप से बना हुआ है, यानी कि जो समुद्री निक्षेप होता है कच्छ का निर्माण उससे हुआ है, तथा भारत का जो भौतिक विभाजन होता है वो 6 भागों में बांटा जाता है। यानी कि मतलब कहने का मतलब कि उसको जो मतलब टोपोग्राफी है उसको 6 भाग में यहाँ पे डिवाइड किया जाता है पढ़ने के लिए। कौन सा है, पहला आता है हिमालय पर्वत श्रेणी। अगर कि हिमालय पर्वत श्रेणी की हम बात करना चाहें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है आपका हिमालय पर्वत श्रेणी। सबसे ऊपरी जो भाग है आपको ये काराकोरम रेंज नज़र आता होगा। जो बीच वाला भाग है उसको सेंट्रल हिमालय या ग्रेट हिमालय बोला जाता है, और बाकी जो ये नीचे वाला भाग आता है यहाँ पे उसको शिवालिक बोलते हैं। आई थिंक मैंने ये कहीं पर डाउनलोड किया था, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ठीक है, ठीक है, आशा करता हूँ इतना समझ गए होंगे। फिर आते हैं अगला पॉइंट की तरफ में। अगला देखिए यहाँ पे ये जो मैंने आपका बताया, ये जो रेंज है आपका, ये वाला रेंज आपको नज़र आ रहा होगा, ये हुआ आपका शिवालिक रेंज। ठीक है, आते हैं अगला पॉइंट की तरफ में। अगला पॉइंट जो बताया गया है यहाँ पे एक एक करके मैं बताता हूँ। हिमालय पर्वत श्रेणी पहल का भौतिक विभाजन के रूप में हुआ। दूसर का हुआ उत्तर का विशाल मैदान, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं उत्तर का विशाल मैदान, ये वाला नॉर्दर्न प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है दक्षिण
का पठार, तटीय मैदान, भारतीय मरुस्थल, राजस्थान वाला क्षेत्र और एगो द्वीपीय समूह हो गया। द्वीप समूह के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है हिमालय पर्वत श्रेणी। हिमालय पर्वत श्रेणी भूगर्भीय रूप से नवीन एवं बनावट के दृष्टिकोण से बलित मोड़दार पर्वत श्रृंखला है। याद रखिएगा, ये सवाल भी पूछ देता है कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत श्रेणी है, तो वह एक बलित और मोड़दार पर्वत श्रेणी है। आप लोग याद रखिए, बलित को ही मोड़दार बोला जाता है। ये पर्वत श्रृंखला पश्चिम से पूर्व में सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में 2500 किलोमीटर यहाँ पे फैली हुई है, अर्धचाप के रूप में निर्माण करती है। यहाँ पे दिया गया है, यानी कि जैसे ही ये चीज़ आते हैं तो आपको अर्धवृत्त के रूप में ये चीज़ नज़र आ रहा होगा। सिंधु से लेकर यहाँ ब्रह्मपुत्र तक ये चीज़ फैला हुआ है। ठीक है, आशा करता हूँ ये चीज़ समझ गए होंगे। फिर आते हैं अगला पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट जैसे ही आइएगा आपको दे रहा है कि यह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी है। ठीक है, और 3 समानांतर श्रृंखलाएं पाई जाती है। 3 श्रृंखलाएं मतलब क्या, एक काराकोरम रेंज मैंने बताया, एक शिवालिक रेंज, और बीच में जो हमारा यहाँ पे ग्रेट हिमालय के बारे में बताया, उसी के बारे में यहाँ पे बातें हो रही है। तो उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री बोलते हैं। उत्तरी भाग का मतलब कहाँ पे हुआ, मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँ तो उत्तरी भाग ये वाला भाग आपका हुआ, ऊपर वाला भाग, तो यहाँ पर ही तो पूरा बर्फ जमा रहता है आपका, तो इसी भाग को हिमाद्री भी बोला जाता है, जो कि यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि इस श्रृंखला की विशेषता यह है कि इसमें सर्वाधिक ऊंचे शिखर और हिमालय के सभी प्रमुख शिखर पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन सा है, ये भी सवाल बहुत बार आपसे पूछा जाता है, तो एक नज़र में आप देख लीजिएगा। सबसे पहले जो विश्व के सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो माउंट एवरेस्ट है आपका, 8,848 मीटर इसका ऊंचाई है। यह नेपाल में स्थित है। जो K2 है, गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं इसको, इसका जो हाइट है 8,611 मीटर है। यहाँ पे ये भारत में स्थित है। उसके बाद आता है कांचनजंगा। आपको कम से कम ये 3 आपको मोस्ट जो हाइट टेबल है इसको याद रखना चाहिए। कंचनजंगा ये भी भारत में स्थित है। उसके बाद मकालू नेपाल में स्थित है। अभी उसके बाद आता है धौलागिरी नेपाल में, नंगा पर्वत भारत में, अन्नापूर्णा पर्वत भारत में, कामेट पर्वत कहाँ पाया जाता है, भारत में, नामचा पर्वत भारत में, और गुरुल्ला मंधाता पर्वत कहाँ पाया जाता है, वो नेपाल में पाया जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा। फिर आता है कि जास्कर पर्वत श्रेणी महान हिमालय का ही एक श्रेणी है। जास्कर के उत्तर में लद्दाख पर्वत श्रेणी स्थित है। मैं आपको एक चीज़ इसको दिखाना चाहूँगा। देखिए, मैं यहाँ पे आपको बताया कि मतलब जो भी यहाँ पे जास्कर जो है वो ग्रेट हिमालय का ही भाग है। ये आपका ये अगर के मेरा कर्सर देख रहे होंगे, ये हुआ आपका ग्रेट हिमालय। इसके ऊपर यहाँ पे जास्कर, इसके ऊपर में देखिए यहाँ पे लद्दाख स्थित है। वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है आपका। ठीक है, तो मैप से थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलिए, आप लोग को याद हो जाएगा। उसी के बाद यहाँ बोल रहा है कि हिमालय के उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी। काराकोरम अभी मैंने दिखाया, यही देखिए यहाँ पे काराकोरम जहाँ पे कर्सर हिल रहा है, ये हो गया काराकोरम आपका। ठीक है, इसे ट्रांस हिमालय भी कहा जाता है। इस शिखर के भारत का सबसे ऊंचा शिखर, भारत का ये सबसे ऊंचा शिखर यानी K2 के बारे में बात हो रहा है। K2 8,611 मीटर जिसका ऊंचाई है। गॉडविन ऑस्टिन या गौरी नंदा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। K2 का आप नाम 3 नाम हो गया। K2 तो नाम है ये है, उसके बाद गॉडविन ऑस्टिन, इसके बाद गौरी नंदा पर्वत भी इसको बोलते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, ये कहाँ पर स्थित है, काराकोरम श्रेणी में स्थित है, हिमालय के उत्तर में। ठीक है, अगला पॉइंट जो दिया गया है आपका, यहाँ पे दिया गया है कि महान हिमालय के समानांतर दक्षिण में स्थित श्रृंखला को लघु हिमालय या मध्य हिमालय कहा जाता है, जिसको हमें भी सेंट्रल, यहाँ पे मैंने अभी बताया ना आपको, ये जो है यहाँ पे ये चीज़ जो पाया जाता है उसको सेंट्रल हिमालय रेंज बोला जाता है। सेंट्रल हिमालय, मध्य हिमालय, इसी को बोला जाता है। ठीक है, आते हैं अगला पार्ट के बीच, अगला सवाल मतलब पॉइंट के यहाँ अगला पॉइंट कि हिमालय के सबसे दक्षिणी श्रृंखला को बाहरी हिमालय, उप हिमालय अथवा शिवालिक कहा जाता है। शिवालिक मतलब दक्षिणी को, दक्षिणी मतलब हम बताएं ना आपको अभी यहाँ पे, देखिए सबसे दक्षिण या नीचे, मतलब दक्षिण किधर होता है, नीचे में, तो नीचे यही देखिए शिवालिक रेंज जो दिखाई दे रहा है, ये सबसे नवीनतम श्रेणी है। अब ये सवाल आपसे पूछा गया है, आपका टीआरई में ये सवाल हूबहू पूछा गया है कि हिमालय का सबसे नवीन पर्वतीय भाग कौन सा है, आपको शिवालिक वहाँ पे टिक करके आना था। अरे बोल न रहे हैं बबुआ कि आप
तुम एनसीईआरटी या एससीईआरटी कोई भी, दोनों का मैटर एकदम 100 मतलब 90% सेम ही है, ये पढ़ लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ये टंग पर आपका होना चाहिए, याद रखिएगा। इसीलिए आपका जो भी यहाँ पे 24 अगस्त का एग्ज़ाम है, इससे पहले मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि सारा का सारा चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी जिसको भी नोट्स चाहिए, ये नोट्स चाहिए, दिए गए नंबर पे हमको मैसेज कर सकते हैं 9176800345, इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा। और पैड नोट्स जो भी एकदम आपके इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे, जो भी सुपर क्वालिटी का नोट्स होंगे आपके टीआरई एग्जाम के लिए, मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा। तो मेरे से आप ले सकते हैं, ये चीज़ों को लेने की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कि आप खुद से ही पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने आपके लिए इतना अच्छे तरीके से मेहनत कर दिया है कि आप लेना चाहे तो बिल्कुल ले सकते हैं। आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, इतना चीज़। बहुत लोग का इस बार सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है कि हिमालय के सबसे दक्षिणी श्रृंखला को बाहरी हिमालय या शिवालिक बोलते हैं। शिवालिक ही सबसे नवीनतम भाग है हिमालय का, ठीक है। और इसके कुछ विस्तृत घाटियाँ भी है, जिसे दून की घाटी या द्वार का घाटी बोलते हैं, जिसे दून या द्वार बोलते हैं, याद रखिएगा। दून द्वार क्या है, और शिवालिक का जो भी विस्तृत घाटियाँ हैं उसको बोला जाता है। तो हो सकता है ये सवाल आप में बन जाए, ठीक है। आते हैं अगला पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट जो दिया गया है कि बिहार में पश्चिमी चंपारण का उत्तरी पश्चिमी पहाड़ी भाग इसी श्रृंखला के अंतर्गत पर्वत आता है, ये कहलाता है जो सोमेश्वर की पहाड़ियाँ। यानी कि बिहार में जो वेस्ट चंपारण में सोमेश्वर की पहाड़ियाँ हैं वो भी शिवालिक का ही भाग है। आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है, सतलज एवं सिंधु के बीच में स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको बताया ना, सिंधु से लेकर नर्मदा के बीच में यहाँ पे आपका हिमालय फैला हुआ है, तथा जो हिमालय सतलज और सिंधु के बीच में फैला हुआ है, यानी कि पंजाब हिमालय के नाम से उसको जाना जाते हैं, उसको कश्मीर हिमालय भी बोला जाता है, ठीक है। सतलज तथा काली नदियों के बीच में स्थित हिमालय के भाग जो है उसको कुमायूं हिमालय बोला जाता है। तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। मैंने यहाँ पे आप लोग के लिए लिख दिया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिख दिया है। क्या लिख दिया है कि जो पंजाब हिमालय और कश्मीर हिमालय जिसको बोलते हैं, वो हिमालय का वैसा भाग जो सिंधु और सतलज के बीच में स्थित है उसको बोलते हैं, ठीक है। और हिमालय का वह भाग जो सतलुज और काली नदी के बीच में स्थित है उसको हिमालय या कुमायूं हिमालय बोलते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। ये सब VVI है, इसमें से कोई छटनी नहीं करना है आपको, जैसे मैंने लिख दिया उसको रट्टा मार जाइए आप, ठीक है। अगला पॉइंट दिया गया यहाँ पे, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच में नेपाल हिमालय स्थित है। और उसके बाद है तीस्ता एवं दिबांग जो ब्रह्मपुत्रा नदी के बीच में स्थित है, वो है आपका असम हिमालय। तो ये सब VVI है, आप लोग इसको रट्टा मार लीजिएगा बबुआ, ठीक है। अब आता है यहाँ पे कि उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान के बारे में दिखाया है, तो ये जो आपका नॉर्दर्न प्लेन्स नज़र आ रहा है पूरा का पूरा यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट तक गया हुआ, ये है आपका उत्तर का प्लेन। इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है, जो भी चीज़ महत्वपूर्ण है, केवल देखिए मैं जो पढ़ाता हूँ टू द पॉइंट पढ़ाऊँगा आपको, टू द पॉइंट। इसमें मैं ऐसा नहीं है कि आपको मैं प्रकांड विद्वान बना दूं, बहुत सारा यहाँ पे मैटर लाकर भर दूं एकदम PG लेवल का, और एग्ज़ाम में कोई सवाल ही ना पूछे, तो ऐसा बात नहीं है। जो VVI है, जो मेरे को लगता है कि सवाल पूछा जाएगा वही चीज़ मैंने बताता हूँ। मोस्टली जो मैंने कवर किया है NCERT और SCERT किया, ये समझ लीजिए, और आपका एग्ज़ाम इसी के चारों ओर घूमते रहता है। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट दिया गया है कि उत्तर का विशाल मैदान के बारे में दिया गया है कि 3 प्रमुख नदी प्रणालियाँ सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों से बना यह विशाल मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान कहा जाता है, जो कि यहाँ पे उत्तर का विशाल मैदान के रूप में जाना जाता है। मैदान में जरूर मिट्टी पाया जाती है। सवाल पूछा जाता है कि जो उत्तर का मैदान है उसमें किस तरीके का मिट्टी पाया जाता है, ये जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। इसी की वजह से भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अगला आता है कि यह भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे अधिक उपजाऊ और घनी जनसंख्या वाला मैदान है। तो आपसे सवाल ये भी पूछ सकता है विश्व का सबसे अधिक उपजाऊ वाला और जनसंख्या वाला मैदान कौन सा है, तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और यहाँ पे सिंधु का मैदान हो सकता है। कभी कभी लिख देता है केवल गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, कभी उत्तर का मैदान, कभी सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो इस सब का मतलब एक ही होता है, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि इस विशाल मैदान के मोटे तौर पर 4 उपभाग है। देखिए मैदान तो एक लंबा चौड़ा मैंने बता दिया, इसमें भी 4 भागों में ये चीज़ बांटा गया है। 1 2 3 4 में क्या क्या भागा दिया है, मतलब एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। सिंधु और इसकी सहायक नदियों के द्वारा बना भाग पश्चिमी मैदान पंजाब का मैदान कहलाता है, ठीक है। ये सब याद रखिएगा। सिंधु और इसकी सहायक नदियों के द्वारा जो मैदान बना है वो है पश्चिमी मैदान,
पश्चिमी मैदान जो है उसको बोलते हैं पंजाब का मैदान। ठीक है, इसमें बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद जो दिया गया है कि इस भाग में हिमालय से निकलकर प्रवाहित होने वाली इसकी सहायक नदियां जैसे में झेलम हो गया, चिनाब हो गया, रावी हो गया, ब्यास और सतलुज नदी है। ठीक है, और रावी और ब्यास के दोआब के ऊपरी बारी दोआब कहते हैं तथा ब्यास और सतलुज के बीच के जो दोआब पाया जाता है उसको विष्ट दोआब कहते हैं। ये सब भी आई है एकदम, ये सब छोड़िएगा नहीं, रट्टा मार लीजिएगा, ये सब सवाल यही सब आएंगे आपका। ठीक है, अगला पॉइंट दिया गया है कि विशाल मैदान का दूसरा उपभाग राजस्थान का मैदान है, आप लोग याद रखिएगा। बालूका स्तूप यहाँ की एक स्थलाकृति है, पूर्वी भाग में यहाँ कई पहाड़ियाँ हैं जिसे टोर कहा जाता है, यानी कि पूर्वी भाग मतलब ऊपरी भाग के बारे में यहाँ पे इस साइड वाला के भाग में बात कर रहे हैं, उसको टोर कहते हैं। और लूनी नदी इस प्रदेश की प्रमुख नदी है, याद रखिएगा। लूनी नदी को राजस्थान का जीवन रेखा बोला जाता है, एकमात्र नदी है जो वहाँ पे राजस्थान के लोगों को पानी देती है, जो वर्षा के दिनों में कच्छ के रन तक जाती है। आप लोग ये चीज़ भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगला पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट में जैसे ही आइएगा यहाँ पे दिया गया है कि यमुना नदी से लेकर पूरब में बांग्लादेश की पश्चिमी सीमा तक फैले मैदान को मध्यवर्गीय मैदान या गंगा का मैदान कहते हैं। ये समझ आइएगा, ये कहाँ से फैला हुआ है, यमुना नदी से लेकर यहाँ पे बांग्लादेश के पश्चिमी सीमा तक यहाँ पे फैला हुआ है ये चीज़। ठीक है, यह विशाल मैदान का तीसरा उपभाग है, यहाँ पे हो गया है। अगला आता है कि इस विस्तृत मैदान को 3 उपभागों में बांटा गया है। जो यहाँ पे तीसरा उपभाग गया इसको भी 3 उपभाग में बांटा गया है। ऊपरी गंगा का मैदान, इसके अंतर्गत जो है दिल्ली से लेकर इलाहाबाद का क्षेत्र आता है। उसके बाद मध्यवर्गीय गंगा का मैदान, इसमें इलाहाबाद से लेकर फराक्का तक आता है। तथा निचली गंगा मैदान, इसके अंतर्गत निचली गंगा का मैदान हो गया। और उसके बाद है गंगा डेल्टा प्रदेश आता है कि इसके अंदर में निचली गंगा के रूप में, जो कि पश्चिम बंगाल राज्य तक यहाँ पे फैला हुआ है। ठीक है, जो डेल्टा का मैदान आता है वो पश्चिमी बंगाल में आता है। यहाँ पे चीज़ रखिए, थोड़ा सा मिस्ड प्रिंटिंग यहाँ पे सेंटेंस का है। ठीक है, आते हैं अगला पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट जो दिया गया है कि बिहार राज्य का अधिकतर भाग गंगा और सहायक नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। बहुत ही VVI है, बिहार राज्य का निर्माण का जो अधिकतर भाग का निर्माण हुआ है वो गंगा की सहायक नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टियों के द्वारा ये बना गया है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, कोसी नदी को बिहार का शोक बोला जाता है। यह नदियों में प्रति वर्ष बाढ़ आते हैं, इसके कारण यहाँ दलदल और चौड़ भूमि का विस्तार होता आता है। आपसे डायरेक्ट सवाल पूछता है कि चौड़ भूमि का विस्तार किस नदी के द्वारा होता है, तो याद रखिएगा वो कोसी नदी के द्वारा आपका होता है यहाँ पे। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। कोई भी दिक्कत परेशानी होगा आप कमेंट सेक्शन में हमको बता दीजिएगा। अगला सवाल है आपका कि ब्रह्मपुत्र का मैदान या पूर्वी मैदान असम राज्य में सदिया के उत्तर पूर्व से होकर धुबरी स्थान तक 650 किलोमीटर लंबा है। यानी सदिया से लेकर धुबरी तक यहाँ पे 650 किलोमीटर लंबा है पूर्वी मैदान। असम राज्य के सदिया एक जगह का नाम है, आप लोग याद रखिएगा, जो कि असम राज्य में स्थित है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि ब्रह्मपुत्रा नदी इस मैदान के मध्य से गुजरती है और इस नदी के बीच स्थित माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अब यही सवाल मैंने आपको अभी शुरू में ही दिखाया कि ये सवाल पूछा जा चुका है। माजुली द्वीप जो कि यहाँ पे असम में स्थित है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये चीज़ याद रखिएगा, गांठ बांध के याद रखिएगा। अगला जो पॉइंट आता है कि यहाँ पे जो दिया गया है कि भौतिक आकृतियों की भिन्नता के आधार पर विशाल मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। और अगला पॉइंट है कि गंगा के मैदान में जहाँ नदियों द्वारा पुरानी ऊंची मैदान बन गए हैं, वहाँ नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता है, उसे बांगर कहते हैं। यानी कि बांगर जो होती है बांगर जो पुरानी, यहाँ देखिए याद रखिएगा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, फिर से मैं अच्छे से यहाँ पे लिख देता हूँ। पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को यहाँ पे बोलते हैं बांगर। ठीक है, और जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है, नई जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसको बोलते हैं खादर। ये दोनों चीज़ याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है कि जो
जिस पर नहीं चढ़ पाती है पानी, उसको बांगर बोलते हैं। और नए कछारी भाग जो निचले मैदान की ओर बाढ़ वो प्रतिवर्ष पहुंचता है और नई मिट्टी के परत वहाँ पे जमा कर देता है, उसको बोलते हैं खादर। यानी कि जहाँ पे नई जो नदी के पानी से, गंगा का पानी से यहाँ पे मैदान में जो पानी जलोढ़ मिट्टी जमता है उसको बोलते हैं खादर। ठीक है, ये आखिर मतलब देखिए, ये नॉर्मली आप याद रखिएगा कि पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसको बांगर बोलते हैं और जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसको खादर बोलते हैं। ये सिंपल सी बात है। इनका प्रत्येक वर्ष पुनरीकरण होता है, इसलिए यह उपजाऊ होते हैं और गहन कृषि के लिए आदर्श होते हैं, क्योंकि हर साल वहाँ पे ये चीज़ दोहराते रहता है। अगला पॉइंट आता है दक्षिणी का पठार। दक्षिणी का पठार देखिएगा तो यहाँ पर दिया गया है कि दक्षिणी का पठार या प्रायद्वीपीय पठार का आकृति की दृष्टि से त्रिभुजाकार है। जैसे ही अगर कोई मैप हम देखना है तो देखिए, ये जो मैप यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये कैसा है, ये त्रिभुजाकार है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरीका से, तो ये चीज़ त्रिभुजाकार है। वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है, ये त्रिभुजाकार है तथा प्राचीन गोंडवाना भूमि का अंश है, जैसे कि मैंने ऊपर में बताया। इसके उत्तर में अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं तथा पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्व में पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ स्थित है। इस पठारी भाग को दो भागों में बांटा जाता है, पहला मध्य उच्च भूमि और दूसरा दक्कन का पठार। मध्य उच्च भूमि में क्या है मैं देख लेता हूँ आपके लिए कि मध्य उच्च भूमि का अधिकतर भाग जो है मालवा का पठार कहलाता है तथा यह पठार पूर्व भाग में महादेव की श्रृंखला और उत्तर पश्चिमी में अरवली और मध्य में विंध्याचल विंध्य श्रृंखला यानी विंध्याचल के श्रृंखला से घिरा हुआ है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर क्या आपका एनसीईआरटी में दिया गया है तो आपको एक बार एक नज़र से सरसरी निगाहों से इस चीज़ को देखना होगा। अगला आता है कि विंध्याचल के दक्षिण में इन्हीं के समानांतर सतपुड़ा पर्वत तथा पूर्व में अमरकंटक और छोटा नागपुर का पठार स्थित है। सतपुड़ा की ऊंचाई कितनी है, 1350 मीटर है और जो इसकी सबसे ऊँची चोटी है वो है धूपगढ़ चोटी पंचमढ़ी पर स्थित है। तो ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन है, कहाँ पे स्थित है, ये दोनों सवाल बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला आता है यहाँ पे सवाल। अगला दिया गया है कि सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में तापी की घाटी है। नर्मदा और ताप्ती जो नदियां हैं, दोनों नदियां भ्रंश घाटियों से होकर गुजरती है, ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। अरावली का जो औसत ऊंचाई है मित्रों वो 300.920 मीटर है तथा दक्षिण पश्चिम में आबू के निकट इनकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू की गुरु शिखर है, जो कि 1722 मीटर यहाँ पे ऊंचा है। याद रखिएगा आप लोग, माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, गुरु शिखर है, 1722 मीटर वो स्थित है। अगला आता है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार को दक्कन ट्रैप भी बोला जाता है। यह एक लावा से निर्मित पठार है दोस्तों और 5 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। यह यहाँ पे चार प्रमुख दर्रे उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः है, थालघाट, भोरघाट, पालघाट और सिनकोटा है। और दक्षिण की ओर पश्चिमी घाट पर्वत नीलगिरी की पहाड़ियां द्वारा पूर्वी घाट से मिला हुआ है। आप लोग याद रखिएगा, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी जो है दोदा बेटा, पूछा जाएगा आपका कि नीलगिरी का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, वो है दोदा बेटा। तो ये सब चीज़ें आप लोग छोटी छोटी जो चीज़ है याद रखिएगा, सवाल यहीं से बनेंगे आपका। ठीक है, आते हैं अगला पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट जो दिया गया है तटीय मैदान के बारे में दिया गया है आपके बुक्स में कि पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को कोंकण और दक्षिणी भाग को मालाबार मैदान बोलते हैं। कोंकण अगर के असल में आप देखिएगा तो इस चीज़ों को, ये जो क्षेत्र आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये वाला जो क्षेत्र आपको नज़र आ रहा है इसको कोंकण का क्षेत्र बोलते हैं और ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, और नदियों की गति तीव्र होने के कारण प्रायः सभी नदियां का मुहाने पर नदी जलमुख यानी एस्चुअरी का विकास करती है। ये चीज़ याद रखिएगा। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक चौड़ा है, ये चीज़ पता होना चाहिए। इसी तटीय मैदान की उत्तरी भाग को गोलकुंडा तट तथा दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट बोलते हैं। दक्कन यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा था तटीय मैदान के बारे में। ठीक है, अगला आता है आपका यहाँ पे भारतीय मरुस्थल 5वां भाग में। आपको जैसे बताया ना कि भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है यानी कि टोपोग्राफी है उसको 6 भागों में बांटा जाता है। तो 5वां नंबर में हम लोग चार ऑलरेडी ऊपर में पढ़ा दिए। 5वां आता है यहाँ पे
भारतीय मरुस्थल के बारे में। तो राजस्थान के पश्चिम में एक बड़ा मरुस्थल प्रदेश है जिसे भारतीय मरुस्थल या राजस्थान का मरुस्थल कहा जाता है। अगर के यहाँ पे मैप अगर के आप देखना चाहे तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो राजस्थान का क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पे ग्रेट इंडियन डेजर्ट आपको नज़र आ रहा होगा, इसी डेजर्ट के बारे में यहाँ पे बातें हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मरुस्थल कहा जाता है तथा इस मरुस्थल का जो क्षेत्रफल है यहाँ पे देख सकते हैं इतना वर्ग किलोमीटर है आपका, ठीक है। 1,04,000 किलोमीटर यहाँ पे चीज़ दिया गया है। अगला आता है कि यहाँ वर्षा जो होती है 15 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, कहाँ पे, राजस्थान का डेजर्ट में। अगला आता है यहाँ का एकमात्र जो नदी है लूनी नदी है, आप लोग याद रखिए, जैसे कि मैंने ऊपर में भी बताया, ये चीज़ याद रखिएगा। फिर आता है द्वीप समूह। भारत की समुद्री सीमा के अंतर्गत टोटल यहाँ पे 1256 द्वीप पाया जाता है, याद रखिएगा। ये मुख्यतः 2 समूह में है। पहला जो है बंगाल की खाड़ी द्वीप में, जिसमें 36 द्वीप पर आबादी पाए जाते हैं। कितना यहाँ पे 36 द्वीप पे यहाँ पे आबादी पाए जाते हैं। जो सबसे पहले जिसने बताया ना यहाँ पे कि जो टोटल द्वीप पाए जाते हैं 1256 द्वीप पाए जाते हैं। इसमें 2 समूह है, बंगाल की खाड़ी के खाड़ी द्वीप और अरब सागर का द्वीप। तो उसमें जो 36 द्वीप पर यहाँ पे पाया जाता है आबादी, और बाकी जो अरब सागर में यहाँ पे 47 द्वीप पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है भारत का सबसे दक्षिणी जो बिंदु है वो है आपका इंदिरा पॉइंट, जो कि 6 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश का उसका मतलब अक्षांश है, यहाँ पे याद रखिएगा। अरब सागर के द्वीप में लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप शामिल है और पूरा समूह प्रवाल निक्षेप से बना हुआ है। इसमें 11 डिग्री चैनल द्वारा 2 भागों में बांटते हैं, यानी कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप को 11 डिग्री जोड़ता है या अलग करता है, ये समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे सेकेंड चैप्टर हिस्ट्री जियोग्राफी का आपका क्लियर होता है। और यहाँ पे देख लीजिए इस चैप्टर में क्या आपका MCQs के रूप में दिया गया था, जो कि मैं यहाँ पे ऑनलाइनर में लिख दिया हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? वो माउंट एवरेस्ट स्थित है, नहीं है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे स्थित है? तो आपको मैंने नेपाल में वो स्थित है, जैसे कि ऊपर में मैंने बताया 8,848 मीटर। अगला आता है कि बिहार के उत्तर पश्चिम किनारे पर हिमालय की कौन सी श्रेणियां हैं? वो है शिवालिक की श्रेणियां, जो कि मैंने बताया सोमेश्वर का जो पहाड़ी था बिहार का वेस्ट चंपारण में पड़ता है, इसी में का हिस्सा है। हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? तो वो सर्वमान्य है आपका यहाँ पे प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फिर आता है सैंडल चोटी, सैंडल पीक। सैंडल पीक का जो हाइट है वो 738 मीटर है। तथा भारत का सबसे प्राचीन जो भूखंड है वो प्रायद्वीपीय यहाँ पे पठार है। आई थिंक आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। कैसा लगा क्लास आप अब यहाँ पे जरूर से ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, ठीक है। तो कैसा लगा क्लास आप अपना कमेंट में आपका सेशन जरूर दीजिए, या क्या और पढ़ना चाहते हैं बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बने रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।